अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दो अहम डिसीजंस दिए गए हैं मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, नैब कवानीन में तब्दीलियाँ और इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियाँ। ये वो तब्दीलियाँ हैं बज़ाहिर जो पिछले हुकूमत में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिनके तहत की जाती थी, जब ये तब्दीलियाँ नहीं थी उससे पहले, इनको सजेस्ट करने से पहले, और जिन इलेक्शन रिफॉर्म्स की पीटीआई बात करती थी, जैसे ईवीएम्स या जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक के हवाले से जो बात होती थी, वो भी यही समझा जाता कि उसकी इंक्लिनेशन पीटीआई की तरफ है। लेकिन अब मौजूदा गवर्नमेंट ने ये दोनों तब्दीलियाँ वापस ले ली हैं और इसका क्या असर होगा, और क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए यही दोनों तब्दीलियाँ काफ़ी थी, या जो हम फॉर्म 14 के हवाले से कंट्रोवर्सी हमने देखी, जो क्लैरिकल मिस्टेक्स हमने देखी, या जो बैलेट पेपर्स के हवाले से जो सवालात उठते रहे, क्या वो उस सब पे तवज्जो ज़रूरी नहीं थी, और ये जो एक बिल पास करने की बात हुई है, क्या ये इतनी तैयारी काफ़ी है? आज के प्रोग्राम में सियासी सूरत हाल की भी बात करेंगे कि अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है। क्या इमरान खान को पैगाम दिया गया था कि आपके पास नंबर्स नहीं हैं? सुनने में आ रहा है कि ये कहा गया कि इमरान खान अब अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको चाहिए कि वापस चले जाए, और अब ये फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये ऑप्शन दिए कि 6 दिन के बाद वो वापस आएंगे और फिर 30 लाख 40 लाख लोग लेके आएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। कंवर साहब, मुझे बताइएगा कि ईवीएम के हवाले से सजेशन को ख़त्म करना और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट देने के हक़ को फिल वक्त रोकना, बस यही रिफॉर्म्स थी जिनकी ज़रूरत थी? देखिए जी, सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बाकायदा सूरत पैदा करना, ये वोट कास्ट कर लें, तो उस पर इलेक्शन कमीशन में और माजी की हुकूमत के दरमियान जो एक गलत फहमी तरीके कैसा जो तनाव था, आदमी एतमाद था, उसका शिकार हो गया। बड़ी अच्छी तजवीज़ थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2 साल जो है वो हमारी साबका हुकूमत ने ज़ाया कर दी। इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड ने रखा और सारा मामला दे दिया मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। उनको कहा गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आएँ, अपना काम शुरू करें, और साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने बराह रास्त कौम से खिताब के दौरान ये कहा कि मैं ये सिस्टम लेके आ रहा हूँ और मैंने इनको पोलिंग स्टेशन पर लेके जाना है, मैंने ये करना है। तो जो सारा इदारा जो ऑनरशिप तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी ना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को पता ही नहीं लगा कि कहाँ से मशीनें आ रही हैं और किधर से हो रहा है, क्या मामला हो रहा है। अज़का आप हैरान होंगे कि जब इलेक्शन कमीशन में 4-5 जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक इदारा लेके आया, उससे पूछा कि आप कहाँ से लेके आए हैं आप, तो उन्होंने कहा ये दुबई से लेके आए हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा हमारा ऐसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इतना शदीद तनाव पैदा हुआ के दरमियान में, जिसकी वजह से ये जो है उसकी तनाव का शिकार हो गया, 2 साल ज़ाया हो गया। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ऑनरशिप लेने के लिए जब उनसे कहा कि हमें बताएं तो सही क्या मामला है, तो उन्होंने हुकूमत ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उस पर 34 एतराज़ात लगाए कि जनाब इस पर ये मामला होने हैं, ये इस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, इस पर मैनेजमेंट की है, मिसमैनेजमेंट है, और जो मशीनें आएंगी वो 4 लाख मशीनें आएंगी, कहाँ रखेंगे, स्टोरेज क्या होगा, एयर कंडीशन बिल्डिंग कहाँ होगी, कहाँ रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, वो सारी चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को भिजवाई, तो वो में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और वज़रा ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को नजर आतिशी कर देंगे, और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन पे बेवजह इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि आप पेड वर्कर हैं पीटीआई उसके मुसब्बिक अनवाज ग्रुप के। तो जो इतनी शदीद जब तनाव पैदा हो गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी अपनी रिट बरकरार रखने के लिए उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिए। जब नोटिस जारी किए 1.5-2 माह उसमें लग गए, और बाद में उन्होंने माफिया मांग के जांच छुड़ाई दो वफाकी वज़राए आज़म सबाती ने, फवाद चौधरी ने। तो ये सारी चीज़ें ऐसी अच्छी तजवीज़ थी। मैंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात की थी, मैं तजवीज़ ये बड़ी शानदार है, इसको अच्छे तरीके से हैंडल करें, वो नहीं हो सका, टाइम ज़ाया हो गया। अब जो आज जो बिल की तरफ बात आते हैं हम, ये जो बिल जो पास हुआ है ना, इन्होंने एक ज्वाइंट सेशन में अभी 17 नवंबर को उन्होंने ज्वाइंट सेशन में इन्होंने ये बिल पास करवा लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये लाजमी होगी इंतखाबात के लिए, और वो है सेक्शन 103, और इसी तरह सेक्शन 94 में तरमीम करवा दी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा।
अब जो वक्त इलेक्शन का करीब आ रहा है, चंद दिनों में इलेक्शन होते हैं, मुआहदे हो रहे हैं, नवंबर में इलेक्शन हो रहा है, सितंबर में इलेक्शन हो रहा है, इन हालात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट बैटिंग का सिस्टम कैसे नाफज करते? अब अगर वो शिकें बरकरार रहती कानून के अंदर, तो जब ये इलेक्शन होते तो चैलेंज हो जाते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, ये इलेक्शन करदम करार दिए जाए, तो एक नया तनाज़ा खड़ा होता। इसलिए मौजूदा हुकूमत ने उस तनाव से बचने के लिए उन्होंने तरमीम कर दी कि जी फिलहाल हमें न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर और ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो स्कीम थी हमारी वो हम डेफर करते हैं। तो क्या आपकी तवक्को है कि और जी क्या आपकी तवक्को है कि और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे या ये होमवर्क यहाँ खत्म हो गया? नहीं, इसमें तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ठीक है इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी था और इमरान खान साहब को किसी ने कान में सरगोशी ये की थी कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तान बड़ी जंग लड़ी था, मैं हर सूरत में करा के छोड़ूंगा। वो ये था कि तकरीबन कोई 50-60 लाख वोटर जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज हैं उनके जहन में ये बात थी कि सब के सब जो है 90% वो PTI को वोट देंगे। इससे हमारी जो सियासी जमातें थी, अपोजिशन थी, उन्होंने बरमला उसको रिजेक्ट कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानी को इंटरनेट बैटिंग के लिए। आप हैरान होंगे कि इंटरनेट बैटिंग वोटिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी इमरान खान गवर्नमेंट ने बाकायदा साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्पेन से बुलवाए स्पेशलिस्ट कि आप हमें इस पर रिपोर्ट तैयार कर दें। उन्होंने 28 दिन में एक रिपोर्ट पेश करके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को पेश कर दी और बाद में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी आ गई। उन्होंने कहा ये सिस्टम जो है ये पाकिस्तान में नाकाबिले अमल है। बल्कि उसमें ये भी था कि जो 5-6 ममालिक हैं उन्होंने ये सिस्टम वापस ले लिया है, अब वो इस पे अमल नहीं करते। अब खत्म हो गया, सिस्टम खत्म हो गया ना। अब तो ये तो अब अगले इलेक्शन में खुदा करे जब अब ये इलेक्शन होते हैं, जब भी होते हैं, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उसमें तो ये सिस्टम आना चाहिए, इस पर तरमीम करके। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे लिए फख्रिया है कि पाकिस्तान की डिजिटल कम्युनिकेशन में दाखिल हो जाएगा, एक फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी में आ जाएगा जहां पाकिस्तान। लेकिन आज असेंबली में ये भी सवाल उठा था कंवर दिलशाद साहब कि पाकिस्तान में हर जगह पे इंटरनेट की सर्विस इस वक्त मुयसर नहीं है, तो आने वाले वक्त में तो बहुत इंडिया में 12 साल लग गए थे इसको इम्प्लीमेंट करते हुए पूरे मुल्क में। तो आप समझते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में या उससे पहले हम फार फ्लंग एरियाज और बलूचिस्तान या इंटीरियर सिंध में हम इन मशीनों का इस्तेमाल अभी तो इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन जो मैनुअल तरीका हमारा है। जब अगला खुदा करे जो अगला जो इलेक्शन आए 5 साल बाद, उस 5 साल में सारा सिस्टम पाकिस्तान भर में इसको फैला दें, कर दें, इंटरनेट भी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आ जाएगी, ट्रेनिंग भी हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शंस में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करें, तो ये एक बेहतर आइडिया है। इससे इसकी सलाहियत का और इसकी शफाफियत का अंदाज़ा बेहतर तरीके से हो सकेगा। हाँ, हो सकता है। पायलट का अभी ये 20 जो है हमारी नशिस्तें खाली हुई हैं जो डिफेक्शन क्लास के तहत, वहाँ ये 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं 20 सीटों पर। तो यहाँ इसको आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो मुश्किल है, उतनी हो सकती, लेकिन जो इंटरनेट बैटिंग है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो तजर्बा हो जाना चाहिए। अगर वो तजर्बा कामयाब हो जाता है तो आइंदा 6 महीने में इंतखाबात होते हैं, तो कम से कम हमारे उसी सिस्टम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट हक दे देना चाहिए और किसी पार्टी को वोट। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, ये थोड़ा मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है और ये होना किस तरह से चाहिए। फॉर एग्जांपल जो लोग रहते रहे हैं, नस्ल दर नस्ल बाहर रहते रहे हैं, उनके इंटरेस्ट भी बाहर हैं, वो हार्डली पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं, फैमिलीज़ को पीछे पैसे भिजवाते हैं और वो शायद पाकिस्तान के बारे में वो इतने रेलिवेंट भी नहीं रहते अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में। तो क्या ये जो सवाल उठता है कि वोट का हक नहीं होना चाहिए, इज़ दिस अ वैलिड क्वेश्चन, या हर हाल में जिसके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है और वो मुल्क से बाहर है तो उसको वोट का हक होना चाहिए? जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि हम हक नहीं लेना चाहते, ये कैसे हो सकता है? ट्रांसपेरेंसी इसमें कैसे आ सकती है? इसमें मेरी बात गुजारिश ये है, अगर आप मेरा पॉइंट सुनना चाहती हैं, तो ये जो मिडिल ईस्ट के जो हमारे वर्कर हैं, गरीब लोग हैं, इनके पासपोर्ट, इनके सारे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वो कफील के पास होते हैं, वो तकरीबन 30-40 लाख हैं। तो इन मुल्कों में मिडिल ईस्ट में वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं है। मैं जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन था, हमने भी रिपोर्ट मंगवाई थी, तो उन्होंने ये कहा था वज़ारत ख़ारजा ने कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले हैं, मजदूर पेशा लोग हैं, वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्कों ने हमें इतला दे दी है कि अगर इन्होंने वोट कास्ट करने की कोशिश की, जरूरत की शक्ल में गए, रैली की शक्ल में गए,
तो हम इनको 24 घंटे में मुल्क से बाहर निकाल देंगे। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, मुझे ये बताइएगा, इट्स फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि रिफॉर्म्स में तो इन्होंने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पे बात कर ली, ईवीएम्स पे बात कर ली, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग पे बात कर ली, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो बहुत छोटी छोटी पेचीदगियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े नताइज मुतासर हो जाते हैं। वो छोटी पेचीदगियों को कम करने के लिए या उनसे बचने के लिए इस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसमें सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया के किसी मुल्क में भी इस तरह का वोट कास्ट करने का कोई तरीका नहीं, इंडिया में भी नहीं, बांग्लादेश में भी नहीं, श्रीलंका में, दुनिया बाहर जैसे साउथ एशिया के मुल्क में, यूरोपीय में थोड़े से लोग होते हैं जो बाहर गए हुए वोट कास्ट किया थ्रू अपनी एम्बेसी के जरिए 50, 60, 100, 200, 400। अब ये लाखों की तादाद में वोट कास्ट करने का किसी मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है। तो वो कहते हैं अगर आपको शौक है वोट डालने का तो पाकिस्तान अपने मुल्क में आए, वोट कास्ट करो, चले जाएं। तो ये क्या तरीकाकार है कि हम इंटरनेट बैलेट के जरिए करें या पोस्टल बैलेट के जरिए करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें ज्यादा शौक है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कास्ट करके चले जाएं। इंडिया में यही होता है, तो पाकिस्तान में भी यही है कि जहाँ जिस हल्के में उनका वोट बना है वो अपने मुल्क में तशरीफ लाए और वोट कास्ट कर दे। तीसरी सबसे बड़ी बात है पैसा भेजने वाली बात, बड़ा सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। वो अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं, अपने वालिदैन को भेजते हैं, वो पाकिस्तान उससे वो नहीं भेजेंगे। एक कानून है, मैं बता देता हूँ, अगर वो मिडिल ईस्ट का कानून तो यह है कि अगर वो ना भेजे 2 साल या 3 साल 1 साल तो 40% उनका जब्त हो जाता है। उस बैंक, जिस बैंक में पैसा होता है जब्त कर लेते हैं। ये उसमें कानून है मिडिल ईस्ट के मुल्कों में, यूरोप में तो नहीं होगा। वहाँ वो लाजमी अपने बच्चों को भेजते हैं ना, उससे पाकिस्तान स्टेट को फायदा पहुंच जाता है। अब ये कहते हैं कि हमें 32 अरब रुपया है, 32 अरब डॉलर है, तो 32 अरब डॉलर अगर स्टेट बैंक में आ गया है तो पाकिस्तान के पास 6 अरब डॉलर है, तो 32 अरब डॉलर कहाँ गया वो? तो ये सारी बातें पॉलिटिकली बातें, वो अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं, फर्ज बनता है, घर है, कारोबार है, जमीनें खरीद रहे हैं। ये इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया, उनके तमाम रास्ते खोल दिए, बैंक में अकाउंट खोल दिए। पहले बैंक में अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं थी, अब बैंक में अकाउंट खोलने की इजाजत मिल गई है, तो हमारा करोड़ों डॉलर उसमें आ गया है। तो पाकिस्तान उसको पाकिस्तानी करेंसी में घर ले जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये तो मतलब नहीं होता कि आप पैसे भेज रहे हैं हमें वोट कास्ट की इजाजत दी जाए। ये तो किसी दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं है। तो ये सिलसिला बड़ा इसको पॉलिटिकलाइज किया गया है शुरू से ही कि भाई बहुत हो गया है, बहुत पैसे भेजते हैं, इसके बगैर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया तो लेकिन इसको मुझे सब्जेक्ट को क्लोज करना है बस। ये उनका हक तो है वोट देने का, हक है वोट देने का। नहीं, वो तो सिस्टम खत्म कर दिया ना, आप तो ये वोट तो नहीं कास्ट कर सकेंगे। और ये पॉलिटिकल तौर पर इसको वैसे भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। और ये जो आ रहा है पाकिस्तान में वोट कास्ट करने के लिए आए और चले जाए, वो बात होती है। इस तरह से बहुत मुश्किल तरीन मसला होता है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने, और उनसे हम बात करेंगे कि नैब के हवाले से, नैब कवानीन के हवाले से जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं वो कितनी फ्रूटफुल साबित होंगी आने वाले दिन पॉलिटिक्स के लिए और कितनी प्रैक्टिकल हैं। जी, पहले तो आप अपना जनरल रिस्पांस दीजिएगा कि ये जो चेंजेस आई हैं यही आनी चाहिए थी, बेहतर हैं, या कुछ और भी होना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इनको फ्रूटफुल सिर्फ उनके लिए कहा जा सकता है कि जो कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। ये फ्रूटफुल उन सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए या माफियास के लिए है कि जो कि एहतसाब के अमल से बचना चाहते हैं, जिन्होंने इस मुल्क से अरबों रुपए की दौलत लूट के बैरूने मुल्क ले गए हैं। यकीनी तौर पे उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है, लेकिन मुल्क के लिए, इस मुल्क में करप्शन के नासूद को खत्म करने के लिए ये इंतहाई मुज़र है, कोई फ्रूटफुल नहीं है। क्योंकि नैब के अदारे को कोशिश की जा रही है कि एक टूथलेस टाइगर बना दिया जाए, एक ऐसा अदारा बना दिया जाए कि जो कि एंटी करप्शन से भी
कमजोर हो, और यही वो सबब है कि ये जल्दी में ये तमाम लेजिस्लेशन की गई है। हालांकि लेजिस्लेशन के लिए जरूरी है कि आपकी कौमी असेंबली में बहस हो, उसके ऊपर कोई कमेटीज बने, उसके बाद उस पर कोई डायलॉग हो, और खास करके जब आपके 170-80 अरकान ऑलरेडी नेशनल असेंबली में मौजूद नहीं है, तो इस बिल की जिसको हम कहते हैं कि एथिकली या मॉरली इसकी कोई वो अच्छी हैसियत नहीं है। तो बाकी जहां तक रहा कि अब उन्होंने इसमें ऐसी चीजें ला रहे हैं कि जिससे इन सबको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात जो काबिल गौर है और जो समझने की है कि ये जो सी है अमेंडमेंट्स, ये ला कौन रहा है? जो इस वक्त कौमी असेंबली में दो बड़ी जमातें हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उससे बड़ी जमात है जिसके वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब। तो दोनों पार्टीज के जो हेड्स हैं, शहबाज शरीफ साहब नून लीग के हेड हैं, तो आप देखिए उन पे अरबों रुपए के केसेस हैं, वो जमानत पे हैं, उनकी कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं, उनकी पूरी फैमिली, उनके भाई मुजरिम हैं, मफरूर हैं, उनकी जो वो हैं भतीजी हैं वो भी सजा याफ्ता है। ठीक है राजा अमीर अब्बास साहब, मुझे एक सवाल करने का मौका दें। आप हम ये कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये जल्दी में लेजिस्लेशन की गई है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि बहुत महीनों से इस पे काम कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे इस पे काम करना था, और जिन चेंजेस की भी बात की गई है, जब वो चेंजेस नहीं थी तो लोगों को उठा लेना, 90 दिन के लिए रखना, आपको पता है कोई भी केस कंक्लूड नहीं हुआ इमरान खान के दौर में, तो नैब कोई तो कोर्ट ने भी कहा कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक टूल के तौर पे। तो फिर अब अगर अब कमज़ोर है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट गलत कार्रवाइयाँ तो नहीं करेगा ना? देखिए, एक चीज गौर से समझने की है कि नैब के कवानीन और नैब के अदारे में फर्क है। अगर नैब का अदारा सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कवानीन में कोई सुहम है या कवानीन कमजोर है। कवानीन अपनी जगह सही है, लेकिन नैब का अदारा जिसमें पावर्स चेयरमैन के पास है, और चेयरमैन को लगाने वाले लीडर ऑफ द हाउस शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह है, जिनके अपने ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की केसेस हैं, तो फिर आप क्या तवक्का रखती हैं कि वो किसी ऐसे शख्स को लगाएंगे कि जो नैब में उनका के एहतसाब करे? लेकिन उन केसेस में तो, आई एम सॉरी टू कट यू, उन केसेस में तो वो तो ऐसे कंक्लूड हुए थे ना कि कुछ उनके खिलाफ ऐसा साबित नहीं हुआ। देखिए, केसेस बनाता कौन है? ना मैं बनाता हूं, ना आप बनाते हैं, ना हम अमेरिका से बनवाते हैं। वही नैब का जो एम्प्लॉइज हैं, जो कि चेयरमैन नैब के नीचे काम करते हैं, वही डीजीज है, वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, और वही प्रोसिक्यूशन है। और वो प्रोसिक्यूशन जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट 12 कह चुकी है कि ये तो किसी तरीके से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, वही इन्वेस्टिगेटर्स हैं, और वही हमारा अदालती निज़ाम है जिसमें चले वो तो केसेस कमजोर थे, लेकिन अरबों रुपए के बैंकिंग के शवाहिद हैं। आपको अगर मकसूद टीटी वाला नजर आता होगा कि अगर उसमें अकाउंट में अरबों रुपए के पैसे आए हैं, अगर वो क्लर्क था, पहली बात है वो किस तरह पाकिस्तान से फरार हो गया। अगर वो पाकिस्तान से फरार हो गया तो इसका मतलब यही है कि उसमें केस को कमजोर करना था, और इसी वजह से ये केसेस कंक्लूड नहीं होते हैं। जहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, फोटोकॉपीज आ जाती हैं, तो ये है वो वजूहत कि ये केसेस कंक्लूड नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले दौर में भी ये टूल था और इस दौर में भी ये टूल ही रहेगा पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए? सॉरी, क्या कहा आपने? मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपकी बात सुन के मैं ये समझ सकती हूँ कि पिछले दौर में भी ये टूल ही था और इस दौर में भी टूल ही रहेगा पॉलिटिकल। बिल्कुल नैब का अदारा ऐसे इस्तेमाल हुआ है, जो उनकी कवानीन की हियत है या जो उसकी रूह है या जो उसका प्रियम्बल है, उसके तहत तो काम नहीं होता। तो ये टूल तो है, लेकिन इस टूल को अभी आपने दुनिया में इसी वजह से कि ये अदारा अगर टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है तो आप फेडरल में मौजूद हैं, आपका नाम ट्रेड लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। आपके यहाँ कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, लेकिन आपकी अदालतें सजाएं नहीं देती, और आपके मुजरिम जो उनसे हैं वो सजा लेने के बाद भी जमानतें लेके चले जाते हैं। ठीक है आमिर अब्बास साहब, ये इसमें ये लिखा है कि 3 साल मुद्दत के बाद इसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं बना सकते। आपको पता है कि जो जावेद इकबाल साहब हैं उन पे कितना ज़्यादा एतराज़ आता रहा, बट स्टिल ही वाज देयर। उनकी एक्सटेंशन की भी बात हो गई, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू उनको उनकी नौकरी जारी रही। तो ये तो इट साउंड्स लाइक अ गुड मूव कि आप एक्सटेंशन नहीं देंगे, नया बंदा लगाएंगे।
ये मेरे से पूछा आपने? जी जी जी। हाँ नहीं, ये अच्छी बात है, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए और ये वन टाइम है, उसका मकसद भी यही है कि जनाब ये नॉन एक्सटेंडेबल होगा, क्योंकि जहाँ पे एक्सटेंशन आ जाती है वहां पे फिर उस शख्स को लालच हो जाता है कि मैं कोई काम इनके लिए कर दूं और ये मुझे मेरी नौकरी को मजीद एक्सटेंड कर देंगे। दिस इज अ गुड पॉइंट और यही नैब में मौजूद भी था और जो ओरिजिनल नैब के कवानीन है उसमें यही था। एक्सटेंडेबल इसलिए किया था कि जनाब इसको लाने के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो हमारी पार्लियामेंट मौजूदा है उसने लाना था, लेकिन उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो थे और लीडर ऑफ द हाउस उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी। इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मानते ही नहीं थे, वो कहते थे ये शख्स के करप्शन के इल्जाम है, उससे हाथ तक नहीं मिलाते थे। तो इस चीज को कैटर करने के लिए कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर तो चेयरमैन आ ही नहीं सकेगा, तो उन्होंने एक्सटेंशन क्यों एक ऑर्डिनेंस के जरिए डाला था और अब वो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया तो ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली वैसे भी ठीक है। राज साहब, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी से कबल नैब शवाहिद की दस्तयाबी यकीनी बनाई, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो कंफ्यूजन थी, आपको लगता है ये भी दिस इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल और ये होना चाहिए और रैंडम गिरफ्तारियां नहीं समझ में आती है। बर्डन ऑफ प्रूफ को तो आप समझ ही नहीं सकती। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये होता है कि जब आप किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को पकड़ते हैं और उसके पास से अरबों रुपए के प्रॉपर्टीज निकलती हैं, तो आप जो पहले नैब के कवानीन था उसमें ये था कि आपने जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, चाहे डिप्टी सेक्रेटरी है, MNA है, MPA है, कोई मेयर है, तो उसने बताना था कि जनाब ये हैं वो जराए जहां से मैं ये प्रॉपर्टीज बना चुका हूं कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये हैं वो जराए, ये कतरी खत है या मेरी ये दुबई की वो चीजें हैं, वो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है जिसको वो साबित नहीं कर सके। अब ये करना चाह रहे हैं कि अगर आप एक पटवारी को पकड़ते हैं, उसके घर में 5 BMWs खड़ी हैं, तो उससे पूछा नहीं जा सकता कि तुम पटवारी हो, तुम तहसीलदार हो, तुम्हारी 1 लाख से भी कम तनख्वाह है, ये 5 BMWs तुम्हारे पास कहां से आई है। अब नैब साबित करेगी कि जी उन्होंने किसी केस में ये रिश्वत ली थी। अब कौन रिश्वत दिखा के लेता है या कौन वो अरबों रुपए क्या कुछ चेक थोड़ी लेगा, ये तो इसी तरीके से मिलती हैं। तो ये तो इससे बेहतर है कि नैब के अदारे को खत्म किया जाए और ये ड्रामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे करोड़ों अरबों रुपए का माहाना और सालाना एक्सचेकर का पैसा इस इदारे पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर वासम में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया कामरान यूसुफ साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस TV पे अपना प्रोग्राम करते हैं और ही इज़ वेरी कन्विंसिंग व्हेन ही क्रिटिसाइजेस। कामरान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताएं, कल के जो वाक़यात हुए इस्लामाबाद के अंदर, ये किसकी जीत थी और किसकी हार थी, या ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गई है, वोटर ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए? आई थिंक जीत हार का तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि कम अज़ कम पाकिस्तान की जीत नहीं थी। जो कुछ इस वक्त हालात और जिस तरह का सियासी बहरान और जिस तरह का मौशी बहरान इस वक्त मुल्क में है, तो इस तरह के वाक़यात यकीनी तौर पर चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान है। और बाकी रही बात कि जो भी इसका आउटकम है, लगता ये है कि जो एक तो इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज़ दिया, मुझे लगता है कि शायद उनके अपने सपोर्टर्स को, बहुत से लोगों को गिवन हिज ट्रैक रिकॉर्ड, तवक्को नहीं थी कि आज सुबह जब वो खिताब करेंगे तो अचानक से ये ऐलान कर देंगे कि वो अपना जो एहतजाज है उसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, जाहिर है कि उसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। एक वजह ये सामने आ रही है कि शायद ये 2014 नहीं है जब उस वक्त उनको एक गायबी मदद भी थी, जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे जो तगड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो इस तरह की जो बड़े धरने थे उनको वो फंड करते थे।
एक तो उसकी ये वजह है, और तीसरी जो बात कहते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि 20 लाख लोग लेके आएंगे, ज़ाहिर है कि 20 लाख लोग तो ज़ाहिर है कि वो एक सियासी बात थी, लेकिन कम से कम लाखों में तो लोग होने चाहिए थे, वो भी नहीं थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने मुनासिब यही समझा कि शायद ये बेहतर है कि वो अभी से इसको कॉल ऑफ कर दें, बजाय इसको जब ड्रैग करेंगे तो अगर मजीद इसमें जो क्राउड है वो कम होना शुरू हुआ तो शायद उनके लिए मामलात मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो कामरान, आपको क्या लगता है ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है या ये उन्हें कन्वे किया गया था? आई थिंक जैसे मैं बात कर रहा था, एक तो ये रीजन बताई जा रही है, मुझे नहीं पता कौन सी रीजन थी, कि दूसरी रीजन ये बताई जा रही है कि क्योंकि आपको मैंने बताया कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुआशी और इस वक्त सियासी सूरत हाल है, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिवीजन है, तो शायद हमारे यहाँ जो ताकतवर हल्के हैं वो नहीं चाहते कि मुल्क मजीद तसादुम की तरफ जाए, तो उनको शायद ये कन्वे किया गया था। ऑलरेडी जो बैक चैनल्स हैं वो काम कर रहे थे कि आप धरना देने के बजाय आप इसको कॉल ऑफ करें, और टॉक्स चल रहे हैं, तो जो आपका मुतालबा है कि एक इलेक्शन डेट आ जाए, ये असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएं, तो वो मुतालबा शायद आपका कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। दूसरी ये वजह बताई जा रही है, और मेरे ख्याल में साथ ये भी है कि जो इमरान खान साहब के जो सीनियर पार्टी रहनुमा हैं, जो उनके लेफ्ट राइट हैं, उन्होंने भी जो मेरी जहाँ तक इत्तला है उनको यही एडवाइस की है कि आप इससे पहले भी नाराज कर चुके हैं जो हमारे यहाँ ताकतवर हल्के हैं, और अगर आप मजीद उनको नाराज करेंगे तो अगर हमने इलेक्शन में भी जाना तो हमें नुकसान होगा, तो बेहतर है कि इस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लें। अभी जो बैक चैनल चल रहे हैं थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, तो अगर हो सकता है कि हमारे हक में फैसला आ जाए तो एक विन विन सिचुएशन है। तो ये सारे मेरे ख्याल में मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से। और 6 दिन के बाद क्या ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो दोबारा आएंगे? आई थिंक उनसे तो वैसे इमरान खान साहब से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। एक वजह तो है कि वो लोगों को बाहर ला सकते हैं, और उनका जो वोटर है और जो सपोर्टर है वो हर तरह के लोग हैं, और आप जैसे कह रहे ना कि पीटीआई वाले शायद इसको बुरा भी मनाते हैं, कल्ट फॉलोइंग है, जो खान साहब कहते हैं उनकी वो बात को मानते हैं। मैं वहाँ पे मौजूद था और लोग कन्विंस थे कि जो भी इमरान खान साहब का डिसीजन था कॉल ऑफ करने का, वो कहते हैं कि इमरान खान ने कोई कैलकुलेशन की होगी और उनको पता होगा कि ये बेहतर है, लेकिन जब हमें वो वापस दोबारा बुलाएंगे हम इसी जोश जज्बे के साथ वापस आएंगे। तो बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये कॉल ऑफ किया है शायद कहीं ना कहीं से उनको एश्योरेंस है। मुझे नहीं लगता कि शायद इतना जल्दी वो दोबारा इस तरह का क्राउड दोबारा लाने की पोजीशन में होंगे और वो दोबारा इस तरह का लाएंगे अनटिल अनलेस जो भी इनको यकीन दहानी कराई गई है उसके अंदर की बहुत एक चेंज ऑफ हार्ट आ जाए और उनके मुतालबे को बिल्कुल ना माना जाए, कोई फेस सेविंग उन्हें ना दी जाए, तो शायद फिर दोबारा वो सड़कों में आने का सोचें। ठीक है कामरान, ये भी बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से मार्च को रोकने के लिए और पीटीआई के कारकुनान को रोकने के लिए जो इक़दाम किए गए वो कितना कन्विंस करते हैं आपको? आई थिंक इसकी जरूरत नहीं थी। हुआ क्या कि इवेंचुअली जो जितने जो मुजाहिरीन थे वो इस्लामाबाद तो पहुंच गए, टी चौक तक पहुंच गए, इवन रेड जोन तक वो चले गए। तो इसका मतलब है कि आप एक हद तक मुजाहिरीन जब आप एक तादाद से बढ़ जाए तो आप एक हद तक उनको रोक सकते हैं। वहां पे मैं मौजूद था, कितने आप टीयर गैस शेल फायर करेंगे, कितना आप उनको रेजिस्ट करेंगे, कितने मर्जी आप कंटेनर लगा दें। एट द एंड ऑफ द डे जो मुजाहिरीन हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं प्रोवाइडेड को वो डिटरमिन्ड हो। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जो भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी वो उस तरीके से नाकाम रही, उल्टा उनको नुकसान हुआ। अगर वो उनको वैसे ही आने देते और बाकी जो सिक्योरिटी मेजर्स थे वो बेशक ले लेते तो शायद इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि 2014 में जाहिर है कि इमरान खान साहब को उस वक्त तो बिल्कुल हालात डिफरेंट थे, बहुत से और लोगों की भी हिमायत हासिल थी। उस वक्त पीएमएलएन ये समझती है कि उनसे गलती हुई, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने नहीं रोका उन्हें। तो इस दफा शायद एक मैसेज भी देना चाहते थे कि हर दफा आपको फ्री लाइसेंस नहीं मिलेगा, अगर आप इस दफा आना चाहते हैं तो थोड़ा फिर अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको तैयार रखें कि वो टीयर गैस शेलिंग भी बर्दाश्त करें, थोड़ा सा सख्त जान हो। तो शायद उनको एक मैसेज देने की कोशिश की गई, एक डिटेरेंस भी था, ये मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी थी। बट ओवरऑल जो उसके ऑप्टिक्स हैं इन द लॉन्ग रन, कुछ लोग इसमें कीमती जानें ज़ाया भी हुई, लोग जख्मी भी हुए हैं। तो ये एक सियासी मामला है, सियासत में अगर तशद्दुद ना हो तो मेरे ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ हमें ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।